देखिए ऋग्वेद में कुल 10 ये देखिए ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्र हैं और एक सूक्त है 1028 और एक मंडल है। यानी कि ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्र हैं, यानी कि 10,580 मंत्र हैं और 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। तो बात करें कि बोलिए कि मंत्र तो जान रहे हैं कि पूजा पाठ में उच्चारण करते हैं उसको मंत्र कहते हैं, लेकिन सूक्त और मंडल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कई मंत्रों को एक साथ मिला देने पर जो जिसका निर्माण होता है, यानी कि वाक्यों का, जैसे ये मान लें कि यहाँ से शुरू किए मंत्र बोलते बोलते यहाँ आ गए और यहाँ आपको देखिए इस तरह से मिलेगा आपको लिखल। तो इस तरह जब पूरा पोर्शन हो गया इसे कहते हैं सूक्त। यानी कि कई मंत्रों का मिलाने से एक सूक्त का निर्माण होता है। और ये देखिए पूरा हो गया। अब बहुत सारा सूक्त है यानी बहुत सारा सूक्त को मिला देंगे तो मंडल का निर्माण होगा। यानी कई मंत्रों को मिलाने से सूक्त का निर्माण होता है और कई सूक्तों का निर्माण मिलाने से कई सूक्तों को मिलाने से मंडल का निर्माण होता है। जैसे आप अलजेब्रा में यानी मैथ में अलजेब्रा पढ़ना, अलजेब्रा में 4 बार रैखिक समीकरण, 2 4 बार रैखिक बहुपद हो गया है ना, ठीक उसी प्रकार हो गया सूक्त हो गया। कई सूक्त को मिलाकर मंडल का निर्माण होता है। तो ये यानी कि हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो पहला और 10वां मंडल है जो सबसे बड़ा है और इसमें प्रत्येक में 191 सूक्त है। इसको बाद में जोड़ा, इसको छेपक कहते हैं। देखिए ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल पहला और 10वां मंडल है, जिसमें कुल यानी सभी में 191 सूक्त है। यानी सबसे बड़ा मंडल कौन है? पहला और 10वां मंडल, जिसमें प्रत्येक में 191 सूक्त का उल्लेख मिलता है। और पहला और 10वां मंडल को छेपक कहते हैं। पहला और 10वां मंडल को छेपक कहते हैं, अर्थात इसे बाद में जोड़ा गया है। यानी कि छेपक मतलब इसे बाद में जोड़ा गया है। और सबसे छोटा दूसरा मंडल है जिसमें कुल 43 सूक्त है। जिसमें कुल 43 सूक्त हैं। यानी कि सबसे छोटा मंडल कौन है? दूसरा मंडल, जिसमें कुल 43 सूक्त हैं। यानी कुल आपका कितना सूक्त हो गया? 43 सूक्त। अब हम लोग देखें यहाँ हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको अब यहाँ से अधिक प्रश्न पूछेगा। यानी कि सारे एग्जाम यानी ग्रेजुएट से या कोई भी एग्जाम दीजिए, आपसे प्रश्न पूछेगा ज्ञात्री मंत्र, एक पूछेगा कृषि, एक बोलेगा युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, और एक हो गया आपका सोम, और एक हो गया वर्म। यानी कि आपको अधिक प्रश्न यहाँ से आप ध्यान देके सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। यानी कि ज्ञात्री मंत्र, देखिए ज्ञात्री मंत्र का ऋग्वेद के 3रा मंडल में उल्लेख मिलता है और इसके रचनाकार हैं इसके रचनाकार कौन है? ऋग्वेद के ज्ञात्री मंत्र के रचनाकार हैं ये हो गया आपका ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के जो रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। और ये हो गया कृषि का उल्लेख 4थे मंडल, ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का उल्लेख है। और 10 राजाओं का युद्ध है परुष्णी नदी के किनारे हुआ। तो ये हो गया आपका 10 राजाओं का युद्ध, ये 7वां मंडल में है। उसके बाद सोम मंडल हो गया, जिसको यानी सोम यानी कि पेय पदार्थ है जिसको पिया जाता है। सोम तो एक वनस्पति एक पदार्थ है जिसको लोग पीते थे। यानी सोम मंडल का उल्लेख 9वां मंडल में। और 10वें मंडल में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख है। यानी कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। और 4 वर्णों का उल्लेख इसी में है। तो देखिए अब याद करने के लिए कैसे याद कीजिएगा? तो देखिए यहाँ देखिए गायत्री, त्री मतलब हो गया 3, और ये हो गया 3रा मंडल में। यानी ज्ञात्री त्री मतलब 3 होगा। यानी ज्ञात्री मंडल का ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो ज्ञात्री मतलब 3, यानी 3रे मंडल में उल्लेख है। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। उसके बाद कृषि, यहाँ से देखिए कृषि यानी कि सब बना है ऐसे,
यानी क्री यानी कि स बना है, तो ये देखिए चार अपने आप करा कि चार है, यानी कि चौथा मंडल में किसका वर्णन है, कृषि का, यानी कृषि से संबंधित का उल्लेख किसमें है, चौथे मंडल में। अब उसके बाद देखिए 10 राजाओं का युद्ध। युद्ध का मतलब क्या है, मान लीजिए आप युद्ध कीजिएगा तो आपको सताएगा, यानी युद्ध क्या करता है, सताता है, कोई खुशी थोड़ी युद्ध देता है, यानी युद्ध आपको सताता है, तो युद्ध सताता है, इसे याद रखिएगा। 10 राजाओं का युद्ध, 7वां मंडल, यानी ये हो गया आपका युद्ध सताता है तो 7वां मंडल। उसके बाद सोम पेय पदार्थ का, यानी कि सोम पेय पदार्थ का उल्लेख 9वां मंडल में है, 9वां मंडल में। और शूद्र शब्द का उल्लेख यानी कि 10वां मंडल में, यानी टोटल ये आपका ये यहाँ से आपको हर एग्जाम में आपको एक न एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तब चलिए ये हो गया, अब इसको हम लोग अब लिख लेते हैं सारे टॉपिक को। तो हेडिंग में लिखिए ऋग्वेद, हेडिंग में डालिए ऋग्वेद। ऋग्वेद डैश देके लिखिए, ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं। उसके बाद डैश देके लिखिए अगला लाइन, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। उसके बाद अगला लाइन में लिखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। उसके बाद आप लिखिए डैश देके, उसके बाद डैश देके लिखिए ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल पहला और 10वां है, जिसमें प्रत्येक के लिए 191 सूक्तों का वर्णन मिलता है, जिसमें प्रत्येक के लिए 191 सूक्तों का वर्णन मिलता है ना, 91 सूक्त है। अब इसके बाद लिखिए इसी में अगला लाइन डैश देके लिखिए पहला और 10वां मंडल छेपक है, अर्थात इसे बाद में जोड़ा गया है, उसके बाद अगला लाइन लिखिए डैश देके और स्टार मार के, ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है, इसमें कुल 43 सूक्त हैं, इसमें कुल कितना 43 सूक्त हैं। अब उसके बाद अगला लाइन डैश देके लिखिए, डैश देके ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसका रचना विश्वामित्र ने किया। उसके बाद डैश देके लिखिए अगला लाइन, कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। उसके बाद लिखिए 10 डैश देके 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो ये 10 राजाओं का युद्ध क्या है तो इसको हम ये सब लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको समझा के उसको भी हम आपको एक लिखवा लेंगे अलग से। तो ये हो गया। उसके बाद लिखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के डैश देकर अगला लाइन लिखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम अर्थात वनस्पति पेय पदार्थ का उल्लेख है, जिसे सोम मंडल कहा जाता है, उसके बाद अगला लाइन डैश देकर लिखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख है एवं इसी में 4 वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये था आपका ऋग्वेद से संबंधित जो प्रश्न, इससे सारा प्रश्न पूछेगा। आपको इतना लिखाने के बाद ऋग्वेद से कहीं प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है ना। तो आप देखिए आपको बताते हैं 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध।
देखिए एक भरत कबीला है, एक भरत कबीला के राजा थे सुदास, यानी कि भरत कबीला के राजा थे सुदास। इन्होंने इन्होंने यानी कि भरत कबीला के राजा कौन थे? सुदास। एक कहानी इंटरेक्टिव, आपको कहानी एक अच्छा है तो आप सुनिएगा, इससे आपको कभी भूल नहीं पाइएगा 10 प्रजाओं के युद्ध के बारे में। यानी कि भरत कबीला है, जैसे ब्लॉक का, जैसे हम लोग का आज ब्लॉक होता है ना, तो उसी तरह एक क्षेत्र का एक था भरत कबीला। ऐसे कबीला मतलब ब्लॉक का ही जनरली आज की भाषा में। तो एक भरत कबीला के राजा थे सुदास। सुदास के जो पुरोहित थे, यानी कि धार्मिक गुरु जो पूजा पाठ कराते हैं, वो थे विश्वामित्र। यानी जो विश्वामित्र, ये हो गया ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का जिसको जो उच्चारण की यानी उल्लेख जो रचना किया वो विश्वामित्र, यानी कि भारत कबीला के राजा सुदास थे। उनके पुरोहित कौन थे? यानी धार्मिक गुरु विश्वामित्र थे। तो विश्वामित्र को किसी कारण से, यानी कि सुदास और विश्वामित्र को पटने नहीं लगा, तो सुदास ने क्या किया कि इनको पुरोहित पद से हटा दिया, है ना। इसको पुरोहित, चूंकि अब इनका माइंडली पूजा पाठ में कम, इनको जैसे होता ना हमेशा गर्मी के ताकत जैसे घमंड की तरह, तो इसको घमंड की तरह विश्वामित्र को था। तो इनको यानी कि सुदास ने इनको अपना पुरोहित पद से हटा दिया। तो इनको हटाने के बाद विश्वामित्र को इन्होंने पुरोहित बनाया। यानी कि भरत कबीला ने अब के राजा सुदास ने अब किसको पुरोहित बनाया? धार्मिक गुरु, तो वशिष्ठ को बनाया, वशिष्ठ गुरु। तो चूंकि किसी को मार लिए, किसी को पद से हटा दिएगा तो उसको इंसल्ट हो गया, बेइज्जती, बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा जानकारी यानी कि विद्वान पुरुष थे, है ना। तो विश्वामित्र, खैर आप जानते होंगे राम के भी गुरु हो रहे हैं। तो विश्वामित्र यानी कि राम चारों भाई को उन्हीं के यहाँ पढ़े थे। तो विश्वामित्र को बहुत बड़ा बेइज्जती लगा। इन्होंने अपने 4 चेला, 10 राजाओं, जो उनका राजा चेला था, 10 राजा जो उनका चेला हो, जो आगे चलकर राजा बना, तो उन 10 राजाओं को उन्होंने बुलाकर परुष्णी नदी के किनारे भारत के कबीला के राजा सुदास से लड़ाई करवाया। सुदास चूंकि एक राजा, और विश्वामित्र ने 10 राजाओं को, कुल 10 राजाओं को बुलाकर युद्ध लड़ाया परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को अब वर्तमान नाम रावी नदी है। भारत ने किसने करवाया? परुष्णी नदी किनारे 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र ने अपने 10 राजाओं को बुलाकर सुदास से युद्ध करवाया। एक सोचने वाली बात है कि 10 राजाओं को रहते हुए भी सुदास ने विश्वामित्र की सहायता से युद्ध जीत लिया, यानी एक राजा 10 राजाओं पर भारी पड़ गया। तो इसीलिए इसका ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो बताइए कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख कौन करवाएगा? जो हारेगा वो या जीतेगा वो, जिसको बेइज्जती होगा वो थोड़ी आपको लिखवा देगा कि हम हारे हैं युद्ध, यानी कि ऋग्वेद में लिखवाया कि हम हारे हैं। यानी विश्वामित्र नहीं लिखवाया, तो लिखवाया आखिर ऋग्वेद के 7वां मंडल में कौन इसका उल्लेख किया? तो वशिष्ठ ने इसका 10 राजाओं का उल्लेख किया। तो आपसे यह भी प्रश्न है कि 10 राजाओं का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसने किया? तो कौन किया? तो यानी कि वशिष्ठ ने किया। तो ये हो गया 10 राजाओं का युद्ध। तो लिखिए 10 दे के लिखिए 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे सुदास ने अपने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटाया। सुदास ने अपने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटाया, जिससे उन्होंने अपने 10 राजाओं को बुलाकर बस सुदास के साथ युद्ध लड़ा। 10 राजाओं को बुलाकर सुदास के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें सुदास की विजय हुई। इसमें सुदास की विजय हुई। तो ये था 10 राजाओं का युद्ध। तो ये हो गया आपका ऋग्वैदिक काल के। उसके बाद हम लोग सामाजिक काल, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक काल को अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, आपको हम बार बार कहते हैं कि यदि आप किताब से, यदि आज आप किताब से दिल लगा लिए ना, तो यदि आप आज किताब के दीवाने या दिल लगा लिए ना, तो कल आपकी दुनिया दीवानी हो जाएगी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप सभी छात्र, लड़का लड़की से हम कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है। आप 1 से 2 साल आप सर झुकाकर पढ़ लीजिए। आपसे वादा है कि आपके जिला में आपसे ऊंचा सर किसी का नहीं होगा। यदि आप ही आज ही सोचिएगा 2 या 3 साल की हम सर झुकाकर नहीं, रंगदार के चले, और तो ये आप याद रखिए कि आने वाला भविष्य आपके लिए अंधकार की ओर गुजरेगा। तो खैर ये आपको ध्यान देना है कि हमारे यदि आप अभी 1 से 2 साल आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तो आपके आने वाला समय में आपके
अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। यदि आप इसको छोड़ दीजिएगा तो आगे चल के लिए आपको बहुत ही हानिकारक है। देखिए कई नालायकमन के क्या होता है कि बुद्धि तुरंत अगर किसी बच्चा खुल गया तो उसकी इतिहास रच देता है। किसी नालायकवा के आज अगर हम कह रहे हैं ना तो उसको आज बुद्धि ना खुल के 25 साल बाद खुलता है, 26 साल 28 साल बाद खुलता है कि ना सर यही चीज कह रहे थे। तो उसी को बाद में आकर यानी 28 साल 19 साल के बाद आकर यही चीज को पढ़ता है। तो आप ये अभी से पढ़ लीजिए ताकि आपको इतिहास रच दीजिए, यानी कि आपको इतिहास में एक नाम हो। यानी कि नालायकमन की तरह नहीं कि 28 साल बाद आज उसको बुद्धि नहीं खुलेगा, 28 साल बाद किसी को बुद्धि खुलता है और वही चीज के आज पढ़ेगा। यदि 28 साल बाद और अभी आज 18 19 साल 20 साल में पढ़ रहे हैं तो आप अधिक से अधिक कम समय में आप अच्छी चीज को पकड़ पाइए। यदि आपका उम्र जैसे ही ढलेगा यानी 28 29 पहुंचेगा तो आपको याद करने की जो क्षमता होती है, मेमोरी पावर आपको भी घटेगी। जैसे उम्र ढलेगा तो उम्र भी आपका मेमोरी पावर घटेगा। तो ये था आपको बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य बनता है कि आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोग अपने फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चा अभी नहीं जुड़ पाया तो जुड़ सके। चलिए जय हिंद।